सभी का पुनः स्वागत। तो आज का जो विषय है रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन अ कॉमन डिसीजेस। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी आता है, तो सबके जो सिद्धांत हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनमें समानता है। तो अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद में आयु प्लस वेदा शब्द से आयुर्वेद की निष्पत्ति हुई है। और अभी जैसे डॉक्टर राखी ने बताया कि रोग क्या है और डॉक्टर आकाश ने बताया रोग और उसका औषध, तो स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन बताई है आचार्य सुश्रुत ने, तो वो कहते हैं कि समदोषाः समाग्निश्चः समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थः इति विधीयते। तो समदोषाः, दोष मीन्स जो वात पित्त कफ है उनको दोष बोलते हैं, लेकिन वही दोष जब प्राकृत अवस्था में होते हैं तब उनको धातु की संज्ञा दी जाती है। तो दोष वात पित्त कफ ये शारीरिक दोष होते हैं, और मानसिक दोष जो हैं वो रज और तम है। सत्व को दोष नहीं बोला गया है, उसको गुण बोला गया है। तो उसी से रिलेटेड जब कोई भी समस्या होती है तो समदोषः, तो रोग की जो डेफिनेशन बताई है तो रोगस्तु दोष वैषम्य, जब दोष वात पित्त कफ जो हैं वो विषम हो जाते हैं तो रोग होता है। और जब रोग हो जाता है तो उसकी चिकित्सा के लिए उसमें भी तीन चीज़ें बताई हैं, आहार, विहार और औषध। तो सबसे पहले आहार बताया है, डॉक्टर राखी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आहार क्या होता है। आयुर्वेद में आचार्य काश्यप ने बोला है, जो उसकी डेफिनेशन बताई है, आहार्यते गलो अधोनीत इत्याहारा। हम कुछ भी जो ग्रहण करते हैं ओरल कैविटी से और वो अंदर की तरफ जब जाता है तो उसको आहार बताया है। तो वैसे ही आहार कैसा होना चाहिए जो हम खाना खाते हैं, तो उसके लिए आचार्य चरक ने अष्टविध आहार बताए हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें किस किस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहले प्रकृति मतलब जो आप फूड ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है, वो लघु है कि गुरु है, कि उसके लिए पहले जानना जरूरी है कि हमारी प्रकृति कौन सी है। अगर हमारी जो प्रकृति है, जैसे एक आया है माश, ब्लैक ग्राम जो होता है वो गुरु होता है और मुद्ग वो लघु होता है। लेकिन अगर उनके गुण धर्म देखेंगे तो समान होते हैं, एक जैसा काम करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव की वजह से एक गुरु हो जाता है और एक लघु हो जाता है। तो उनकी प्रकृति देखनी है। करण मतलब होता है कि प्रोसेसिंग ऑफ फूड, कि आप उसको कैसे, जब आप कोई भी जैसे जब राइस बनाते हैं उसको वॉश करते हैं, तो ये उसका करण होता है। और तीसरा है संयोग। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टाइम में लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरह से उनका जो भोजन है वो होना चाहिए। तो संयोग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फूड। कि आजकल क्या होता है, लोग दूध के साथ, अभी आज ही मुझे कोई पूछा कि दूध के साथ क्या क्या अनार खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं। तो आचार्य काश्यप ने बताया है कि कोई भी फल जिसमें आम्ल रस प्रधान हो, सिट्रिक एसिड जिसमें रहता है, उसका कभी भी दूध से तो संयोग नहीं होना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने 18 तरह के वृद्ध आहार का ये उन्होंने बताया है कि किस किस तरह से होते हैं। और उसके बाद है राशि। जैसे अभी डॉक्टर राखी ने बताया कि हमारे पेट के 4 भाग होते हैं, और उसमें तो राशि मतलब कितना क्वांटिटी में हमें आहार खाना है। फिर है देश, कौन से देश में उत्पन्न है आहार। तो इस तरह से जो आहार अष्टविध आहार विधि बताई है। उसके बाद एक बताया उपयोग संस्था। उपयोग संस्था मतलब होता है कि किस तरह से आपको आहार खाना है, किस तरह का आहार होना चाहिए आपका। तो उन्होंने बताया उष्ण, आप जब भी खाना खाएं तो वो गर्म होना चाहिए। स्निग्ध, उसमें थोड़ा ऑयलीनेस होना चाहिए, केवल बॉयल हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। उष्ण स्निग्ध मात्रावत, आपको जितना भूख हो उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। उष्ण स्निग्ध मात्रावत जीर्ण, आपने अगर ब्रेकफास्ट सुबह किया है
तो दोपहर तक आपका वो जीर्ण वो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, तभी आपने दूसरा आपको लंच करना चाहिए। वीर्य वृद्ध जो अभी बात किए थे, दोनों का वीर्य सेम ना होना चाहिए, मतलब गर्म और ठंडा ऐसा मिक्स करके नहीं खाना है। उष्ण स्निग्ध मात्रा व जीर्ण वीर्य वृद्ध नाति द्रुतम, बहुत जल्दी नहीं खाना है, बहुत फास्ट नहीं खाना है और बहुत लेट नहीं खाना है, बातें करते हुए नहीं खाना है। और तन मना भुंजीतः, मतलब आपका जो फोकस है वो खाने पे होना चाहिए उस टाइम पे। तो वो ऐसा खाना, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे भी होते हैं कि पूरे दिन खाते रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, लेकिन उनका वेट वो बाद में है कि वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उनमें उनको ऐसा तन मना भुंजीता होना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट है कि जो हमारे किचन में इसका जो है कि किचन एज अ डिस्पेंसरी, हमारा जो किचन है वो एक हमारा औषधालय है या मेडिकल स्टोर है, जहाँ पे हमें ईजली हमें हमारे घर में जो सारी औषधि मिल जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले है अदरक, जिंजर, और इसको महाभेषज बोला गया है क्योंकि ये कोई भी इसको ले सकता है, कभी भी इसको लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वात पित्त कफ तीनों दोष की शामक है, तो इसलिए इसको लिया जाता है खाने में, ईजली सभी के घर में होती है। तो जिंजर का मतलब केवल इतना ही नहीं कि अदरक वाली चाय पी ली, इसके बहुत सारे काम हैं। आयुर्वेद में इसको महाऔषध करके बोला है, नागर करके बोला है, क्योंकि ये सभी नागर मतलब सभी देशों में, सभी सिटी में जो अवेलेबल हो जाती है उसको नागर बोला जाता है। तो इससे खाने से होता है क्या है, क्यों कब हम लोग अदरक की चाय पीते हैं? जब ठंड का मौसम होता है। तो इसका जो नाम आद्रक है, आद्रक का मतलब होता है कि जो ज़्यादा आपका सेलेवेशन को निकाले, आपके गले को जो रूखा हो जाता है ना, तो वो खाने से ये उसका वहाँ पे मॉइस्चर म्यूकस को बनाता है, इसलिए इसको अदरक बोलते हैं। और इसके दो फॉर्म में होता है, एक ड्राई जिंजर होता है, एक वेट जिंजर। अभी जो वेट जिंजर होता है वो थोड़ा पित्त को बढ़ाने वाला है, तो जिनकी पित्त प्रकृति होती है तो उनको थोड़ा कम लेना चाहिए। और जो जो जिंजर होता है वो थोड़ा ग्राही होता है, मतलब अभी जिनको कॉन्स्टिपेशन या ग्रहणी IBS की समस्या होती है तो उनको वेट फॉर्म में लेना चाहिए, उसका स्वरस लेना चाहिए। और जो ड्राई जिंजर होता है, और जो ड्राई जिंजर हो रहा है वो एक तो वात पित्त कफ ये त्रिदोष शामक है, और प्लस अनुलोमक है और अग्निकारक है। जिनको भूख नहीं लगती है, या जो लोग सुबह का खाना खाए हैं, दोपहर तक भूख नहीं है, बस खाने का टाइम हो गया इसलिए खा रहे हैं, तो उनके लिए बोला गया है कि खाने से पहले अदरक या गुड़ के साथ आप खा सकते हैं उसको आधा घंटे पहले अगर आप खाते हैं तो आपका जो एपेटाइट है वो स्टिमुलेट होती है, तो उस टाइम आपने खाना चाहिए। और ये आम का सर्वश्रेष्ठ पाचक बताया है, आम पाचक, जो भी आपका शरीर में आम का फॉर्मेशन होता है तब उसको पचाने के लिए इसको बेस्ट बताया है। और जिसको हिंदी में उसको गठिया बोलते हैं, या जिनको पूरे शरीर में जोड़ों में दर्द होता है जिनको, और इसको ड्राई फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, इसका लेप भी किया जाता है। लेकिन ये लेप वो ऐसी कंडीशन होती है जिनको सुबह में पूरा जकड़न होता है, जब सो के उठते हैं पूरा शरीर जब स्टिफ हो जाता है, उस टाइम में इसके क्वाथ इसको गर्म करके इसके साथ एक जो गिलोय है उनका जूस उबाल के अगर उसमें हाथ डालते हैं तो स्टिफनेस कम होती है। ये जिंजर के फ़ायदे हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल रहती है। दूसरा है गार्लिक, लहसुन। लहसुन को रसोन बोलते हैं आयुर्वेदिक भाषा में। रसोन मतलब इसमें रसो नह, जो आयुर्वेद में 6 रस बताए हैं तो उसमें एक ही रस नहीं होता है इसमें, तो वो है आम्ल रस, लवण रस नहीं होता है इसमें, क्योंकि लवण रस की खुद का कोई सोर्स नहीं होता है। तो जितने भी 5 रस हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और वात व्याधि के लिए, जिनको वायु की ज़्यादा
शरीर में प्रधानता रहती है, उनके लिए ये एक महा औषध और सर्वश्रेष्ठ रामबाण औषध बताया है इसको। इसका आप दोनों तरह से एक अगर आप देखेंगे, इसका एक लशुनादि बटी आती है जो गैस के लिए बहुत अच्छी होती है, या पेट में जिनको ब्लॉटिंग ज़्यादा होता है, बब्स आते हैं ऊपर की तरफ से ज़्यादा, तो उसमें लहसुन जो है वो आप उसको लेना चाहिए। और लहसुन की जो मात्रा होती है, इसको आप दोनों फॉर्म में ले सकते हैं, या तो इसका जूस बना के आप ले सकते हैं, या आप इसका पेस्ट भी बना के ले सकते हैं। तो और इससे क्या होता है, जिनको ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है उस टाइम पे आप उसको दे सकते हो। और इसको वृष्य बताया है। वृष्य मतलब जो लोग बहुत कमज़ोर हैं और जिनका शरीर एकदम से क्षीण हो रहा है, उनको ये दिया जाता है। और डाइजेशन में तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है, और वात व्याधि के लिए तो बेस्ट है। तो गार्लिक का उपयोग बताया है, ये सभी लोग यूज़ करते हैं अपने घर में खाने में। इसको उग्रगंध भी बोलते हैं। उग्रगंधा क्योंकि इसका स्मेल बहुत तीक्ष्ण होता है। उग्रगंधा या तीक्ष्ण गंधा इसके सिनोनिम्स हैं। तो कुछ लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, और जो लोग जिनको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्मेल आता है मुंह से, तो कभी भी अगर आप गार्लिक का यूज़ करना चाह रहे हैं अपने खाने में या दवाई के रूप में, तो आप उसको 2 घंटे पहले और उसका जो बाहर का छिलका होता है वो निकाल के, और 2 घंटे अगर आप पानी में उसको रख देंगे तो उसका जो तीक्ष्ण गंध है वो चली जाती है, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है इलायची, एला। और अभी अगर इसकी बात करें गार्लिक की, तो इसको तृप्तज्ञ बोला है। तृप्ति या जिनको तृष्णा होती है, तो तृष्णा और पिपासा में दोनों में अंतर होता है। एक पिपासा मतलब प्यास लगना, अभी मुझे प्यास लग रही है, एक इसको पिपासा बोलते हैं। और तृष्णा एक बीमारी होती है। तो उनको क्या होता है कि सततम यह पिबेद बारी, जो लगातार पानी भी पी रहे हैं, न तृप्तम अधिगच्छति, उसके बाद भी उनको प्यास नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि पूरे दिन पानी पीते हैं, फिर भी उनको क्या है, प्यास नहीं बुझती है। तो उस टाइम पे क्या है, आप गार्लिक का और एला का एक संयोग बना के देते हैं, तो दोनों जो है इनको तृप्तज्ञ बोला गया है, गार्लिक और इलायची को। तो इलायची जो है वो पित्त शामक होती है, बेस्ट पित्त शामक बोला है उसको। और मेनली ये कफ, जिनको अस्थमा की परेशानी होती है या जिनको जो कफ है एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो इस टाइम पे अभी जो बसंत ऋतु चल रही है, तो ऐसा बताया कि हेमंते चियते श्लेष्म बसंते च प्रकोप्यति। जो दिसंबर और जनवरी के महीने में अगर हमने कुछ कफ वर्धक आहार विहार लिया है, या हमने ज़्यादा दूध या घी खाने से कफ बढ़ता है, तो वो खाने से जब कफ एक्यूमुलेशन होता है, तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो वो पिघलने लगता है। तब ऐसे टाइम पे आपने एला का प्रयोग किया जाता है। तो और जब आप केला खाते हैं, एक उसका एंटीडोट है, जब आप कोई भी केला एक इलायची केला भी करके आता है, या नॉर्मल भी आप केला खाते हैं, तो केला खाने के बाद एक इलायची खाना चाहिए, क्योंकि केला जो है वो स्निग्ध है और अभिष्यंद है। अभिष्यंद का मतलब होता है जो आपके स्रोतस में जाके ऑब्स्ट्रक्शन करता है और वहाँ पे जाके अवरोध करता है। तो उस टाइम पे जब आप एला खाते हैं, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसको खोलता है, ये उसका काम रहता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। या जिनको ट्रैवलिंग करते हुए नौजिया या वॉमिटिंग होती है, उनको अपने साथ एला रखना चाहिए और उसको चबाते रहना चाहिए, तो उससे क्या है, आपको नौजिया और वॉमिटिंग ऐसा फील नहीं होता है। और इसको जैसे हम लोग राइस बनाते हैं, तो बिरयानी जब बनाते हैं वेज बिरयानी, उसमें आप डाल सकते हैं लवंग के साथ। तो इस तरह इसका यूज़ होते हैं जो हमारे किचन में उपलब्ध है। फिर राई आता है, तो ब्लैक मस्टर्ड, ये जो है स्पेशली कफ शामक है। कुछ लोग इसको एक राई पानी करके भी पीते हैं। कर्नाटका में राई को बॉइल्ड करके और एक टी बनाते हैं राई का। तो वैसे भी हम लोग इधर गुजरात या फिर नॉर्थ इंडिया साइड में इसको जब कोई भी सब्जी या दाल पकाने में इसको यूज़ करते हैं।
ये एक्चुअली हार्ट के लिए बहुत अच्छा बताया गया है कि सर्कुलेशन में इसका बहुत रोल रहता है। अगर ज़्यादा जिनका कफ जो है वो आर्टरी में जब चिपकने लगता है तो उस टाइम पे ये वहाँ पे जाके अच्छा काम करता है। और थोड़ा पित्त प्रकृति वालों के लिए इसका कम यूज़ होता है। फिर है जीरा, जीरकम। जीरा जो है बेस्ट दीपनीय और पाचन बताया है कि जिनको भूख नहीं लगती है या भूख एक बार खाना खाने का दूसरा उनको उद्गार शुद्धि नहीं होती है तो उनके लिए जीरक जो है वो बेस्ट है। आपको अग्नि बढ़ाता है। तो अग्नि इसलिए कभी भी जब क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम लोग जो सब्जी बनाते हैं उसमें जीरा या हींग डालते हैं वो स्वाद के लिए होता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये हमारे जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करने के लिए इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये पहले ज़माने से ऐसा आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें जो आदि मानव लोग हैं वो पहले कच्चा खाते थे, फिर उन्हें थोड़ा समझ आया तो उन्होंने पका के खाना शुरू किया। लेकिन हमारे आयुर्वेद में पहले से इसको बताया है कि जो जीरा है या अदरक है या हींग है ये सब दीपन और पाचन है। तो मतलब जो भी हम खाना खाते हैं जब खाना पेट में जाता है तो वहाँ पे जो पाचक पित्त है वो पचाने में मदद करता है, समान बात है। और आपका क्लेदक कफ, ये तीनों। तो कोई भी जब आप खाना खाते हैं जब उसका पाचन होता है तो पहले कफ की प्रधानता होती है। अगर वो कफ ज़्यादा उस टाइम पे बनेगा तो वो अग्नि को मांद्य करेगा। तो अगर अग्नि मांद्य होने लगेगी तो फिर आपको नेक्स्ट मील के लिए भूख नहीं लगेगी। तो इसलिए जीरा का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। और बालों के लिए जीरा अच्छा बताया गया है। जिनको बाल झड़ते हैं या बाल जिनका एकदम से पतला होता है तो वहाँ पे ये अच्छा है। और जिनको बुखार आता है, एक जीर का रिष्ट करके आता है, या जिनको ग्रहणी रोग है उसमें जीरा का उपयोग किया जाता है। या जीरा का आप पानी पी सकते हैं। आपने जीरा को इसको आयुर्वेद में फांट करके बोला है कि रात में आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरे को, जिनको थोड़ा माइल्ड फीवर जैसा लग रहा है तो 1 चम्मच जीरा को 1 गिलास पानी में बॉईल करना है, 5 मिनट उसको बॉईल करके और ऐसे ही रखना है। और सुबह आपने उसको पीना है खाली पेट। जिनको फीवर लग रहा है और साथ में जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है तब आप केवल जीरा भी आप ले सकते हैं अकेले में। हींग, हींग जो है वो आयुर्वेद शास्त्र में और सबसे ज़्यादा महत्व बताया है हींग का। हींग जो है थोड़ी उष्ण गर्म होती है और गर्म होने के कारण ये कफ और वात दोषों को शमन करती है। या जिनको पेट में ज़्यादा गैस बनती है और जिनको अफरा होता है, पेट फूला रहता है, या जिनका गैस चढ़ के ऊपर की तरफ जाती है तो उनको एक सबसे फेमस चूर्ण है हिंगवाष्टक चूर्ण या जो लवण भास्कर चूर्ण है, उनका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो हींग रहता है। हींग या जो लवण रहता है वो, तो हींग का। और लेकिन आयुर्वेद में जो हींग का बताया है, अगर आपको इसको लेना है तो इसमें कुछ ऑयली चीज़ मिला के, मतलब आपको इसको संस्कार करना होता है। डायरेक्ट नहीं लिया जाता है कि 1 चम्मच हींग लिया और इसको खा लिया। इसको सबसे पहले तवे पे इसको थोड़ा 1 चम्मच घी डाल के और उसमें हींग डालना है और उसको रोस्ट करना है। और रोस्ट करके ही हींग आपको लेना चाहिए। तो कभी भी, और लेकिन इसकी मात्रा हमेशा कम रहनी चाहिए, है ना। इसको 1 चम्मच तक नहीं लेना है कभी भी, नहीं तो ये फिर जलन करने लगती है। और तो इसकी मात्रा रहती है 3 से 6 ग्राम। 3 से 6 ग्राम आप हींग जो है वो भी इसको रोस्ट करके घी के साथ, घी प्लस हींग की मात्रा आपकी जो 3 से 6 ग्राम अगर होगी तो वो आप ले सकते हैं इसको। तीसरा है मेथी का। मेथी, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है या जिनको डायबिटिक जिनका कंट्रोल नहीं रहता है, तो आयुर्वेद में मेथी का बहुत अच्छा रोल बताया है डायबिटीज़ के लिए। तो जिनको क्योंकि थोड़ा गर्म होता है तो जो कफज प्रमेह होता है, डायबिटिक जिनका
जो लोग मोटे हैं उनको अगर डायबिटीज़ है तो उनके लिए मेथी लेना सबसे बेस्ट माना गया है। तो क्योंकि गर्म है इसलिए पित्त प्रकृति वालों को नहीं लेना चाहिए। तो इससे क्या करना है कि रात को 1 चम्मच आपने मेथी भिगो के रखना है, जिनको डायबिटिक है, जो लोग डायबिटिक हैं उनको, और सुबह जो है वो खाली पेट इसको लेना होता है। और इसके साथ जो है अगर आप मेथी ले रहे हैं तो मेथी के साथ एक विजया सार आता है, अगर उसका चूर्ण आप लेते हैं तो ऐसा रिसर्च हुआ है कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। विजय सार के साथ अगर आप हींग का प्रयोग करते हैं, हींग को अनुपान के रूप में अगर आप लेते हैं हींग का, और जिनको भूख नहीं लगती है या जिनको जिनका वजन बड़ा है, क्योंकि ये मेद पाचक होता है इसलिए जो मोटे डायबिटिक लोग होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। जो लोग पतले हैं और जिनको शुगर है उनको इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मेद पाचक बताया गया है इसको। तो नेक्स्ट है हरिद्रा या हल्दी। तो हल्दी के बारे में तो हम लोग सब जानते ही हैं अच्छे से। हम कुछ भी, ये तो हमारे हिंदू शास्त्र में पहले से बताया है कि कुछ भी अगर हम शुभ काम करते हैं तो हरिद्रा का प्रयोग करते हैं। वैसे ही आयुर्वेद में हरिद्रा को रसायन बोला है। रसायन का मतलब होता है जो रस आयन, जो रस आदि धातुओं को जो पोषण देता है, उनको नरिश करता है, उसको रसायन बोलते हैं। तो हल्दी जो है वो उष्ण है, लेकिन उष्ण जो है वो भी कई प्रकार का होता है। एक उष्ण होता है कि जैसे लवंग है वो अति उष्ण है, और एक होता है, इसको समूष्ण बोलते हैं। मतलब कभी ऐसा होता है कि अगर पित्त वाले बोलें कि उष्ण है तो हम नहीं खा सकते, तो वो अति उष्ण नहीं है, ये उष्ण है, मतलब पित्त वाले भी नॉर्मल इसको ले सकते हैं। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। जिनको पैरों में, हाथ पैरों में कहीं सूजन रहती है तो उनको गोल्डन मिल्क बोलते हैं कि हल्दी और अदरक के साथ उनको दूध लेना चाहिए, क्योंकि वो रसायन जैसा काम करता है। और जिनको बुखार आता है, और एक हरिद्रा खंड करके सबसे फेमस है इसका, जिनको एलर्जी होता है और ऐसे रनिंग नोज़ होता है, उनको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। जिनको अनीमिया है, जिनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है या कम है, उनको हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बीमारी है आयुर्वेद में जिसको कामला और पांडु बोला है। तो कामला मतलब होता है अनीमिया या आपका जो जॉइंडिस है, इन दोनों में हल्दी का प्रयोग जो है, अभी हल्दी के भी 2 प्रकार हैं ना। एक जो है हल्दी पाउडर फॉर्म में है, एक उसका जब जो ग्रीन लीफ जैसा रहता है। तो ज़्यादा अगर सीवियर अनीमिया है तो उनको हल्दी देना मना किया गया है, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत है वहाँ पे जिनको एंटीप्लेटलेट्स उसमें आप दे सकते हैं। और जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है उनको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। और एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब रसायन का काम करती है। तो ये एक ऐसी है जिसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, नित्य सेवनीय आहार, कि आप कौन कौन सी चीज़ हैं जो डेली आप ले सकते हैं। तो उसमें एक हरिद्रा है, वो आप ले सकते हैं इसको। और इसको आप दूध के साथ, जो गोल्डन मिल्क आजकल चल रहा है कि ये हरिद्रा प्लस एला प्लस उसमें अदरक डाल के जो लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। लवंग, तो ये है, ये अत्युष्ण उष्ण है, ये बहुत गर्म है। आचार्य शारंगधर बोलते हैं कि एक लवंग को पचाने के लिए आपको 1 लीटर दूध चाहिए। मतलब इतना ये गर्म इसको बोला है कि जितना गर्म ये है, मतलब इसकी जो गर्मी है वो बहुत तेज़ होती है, लेकिन कहीं कहीं इसका बहुत अच्छा काम रहता है। अभी जैसे ये जिनको सीवियर कफ रहता है या जिनका कफ एकदम से चिपक गया है, तो वहाँ पे लवंग एक उसका लवंग का चूर्ण बना के दिया जाता है। और जिनको कोल्ड रहता है, लेकिन इसको भी लवंग को चूर्ण से अच्छा रहता है कि अगर इसको पानी में लेके यूज़ किया जाए, क्योंकि
इसकी जो उष्णता है, अगर पित्त प्रकृति है आपकी, आपको गर्म सहन नहीं होता है, और आप घर में हैं और कुछ आपको अगर चाहिए इसको, तो आप इसको पानी में थोड़ा इसको फांट बना के उसको गर्म करके और फिर थोड़ा सा ठंडा करके तब आप इसको ले सकते हैं। या जिनको बुखार आ रहा है, मतलब बहुत तेज़ बुखार में नहीं, माइल्ड फीवर में इसको यूज़ किया जाता है। और तुलसी, इसको तो हम सभी अच्छे से जानते हैं और सारे इसका उपयोग भी जानते हैं। तो ये भी उष्ण है, उष्ण से मतलब बहुत उष्ण नहीं है, फिर भी ये त्रिदोष शामक इसको बोला है, जो कृष्ण तुलसी होता है उसको। तो कोई भी जो वायरल फीवर या बैक्टीरियल फीवर होता है उसमें इसका यूज़ करते हैं। या जो भी एक्सक्यूज़ मी, अभी जो कोरोना काल में जो सब लोग काढ़ा बना के पी रहे थे, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये भूख लगाने में बहुत अच्छी होती है, आपका एपेटाइट को स्टिमुलेट करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कुछ आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, आपको एलर्जिक अस्थमा है, तब आप इसका एक तुलसी सुरस करके इसको ले सकते हैं। या जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको आप दे सकते हैं, या जिनको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम रहता है, या फीवर है, या रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो इस तरह से जो तुलसी का प्रयोग किया जाता है। और फंगल में, और मतलब जैसे इसको बताया कि इसको कृमिघ्न बताया है आयुर्वेद में, कोई भी इस तरह की जो है कि वो फंगल हो या बैक्टीरियल हो या वायरल हो, वो कोई भी चीज़ है वो कृमि के अंतर्गत आती है, तो वहाँ पे आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद अभी जो बात चल रही थी कि ये तो हमारे घर की चीज़ें हो गई हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा और क्या क्या चीज़ हैं जो हमारे किचन में हमें उपलब्ध होनी चाहिए हमेशा से। ये तो सब मसाले में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हनी हमारे क्योंकि आजकल जो चाय है वो चाय एक्चुअली इंडियन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने वो फॉलो कर रहे हैं। तो जो दूध वाली चाय है, दूध का कभी भी उसको ऐसे चाय बना के इंडियन में नहीं है, वो वेस्टर्न कल्चर से आया है। लेकिन ऐसे तुलसी की चाय बनाई जाती है, तो आप तुलसी के पत्ते या एक लवंग एला डाल के उसको उबाल के उसको छान के, और थोड़ा उसमें जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि हनी को गर्म नहीं करना चाहिए, तो हनी को गर्म नहीं करना चाहिए ये ठीक है, लेकिन कुछ लोग कल या परसों में चाय पी रहा था इधर, तो मुझे कोई पूछा ये तो गर्म में आप हनी डाल रहे हो, तो उतना कि उसका जो पोटेंशियल उतने पे कुछ नहीं होता है, इतना हीट नहीं होता है वो। अगर आप उसका जो नेचर है, अगर आप उसको 50 डिग्री पे अगर हीट कर रहे हो तो उसका फिर जो उसकी पोटेंशियल है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह से चाय हमारे होना चाहिए घर में। हमारे डेली हम लोग जो चाय लेते हैं ना, जो नॉर्मल जो ये चाय, एक्चुअली मुझे पहले बहुत पसंद थी यही चाय, दूध वाली मैं पीता था, बट अभी कुछ ही दिनों से मैंने हर्बल टी पीना शुरू की है। और ज़्यादातर मैंने देखा है जो लोग जो दूध वाली चाय पीते हैं उनको गैस या एसिडिटी की समस्या हमेशा रहती ही है। और मेरे साथ भी था ऐसा कि मुझे थोड़ा एसिडिटी होता था अगर मैं खाली पेट चाय पीता था, लेकिन जब से मैंने हर्बल टी पिया है तो वो ठीक है। क्योंकि अगर आप उसमें देखिए, अभी तुलसी गर्म है तो पित्त वाले के लिए, अगर साथ में आप उसमें इलायची डाल रहे हैं तो वो दोनों को इसमें रहती है। शहद है वो कफ शामक है, तो इस तरह से उसका जो कॉम्बिनेशन है उस तरह से आप अगर उसको लेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। और फिर जीरा का लेप और उसके साथ काले तिल को मिला के उसका पेस्ट बना के लगाया जाता है। तो अगर आपका पेस्ट जो है 2 चम्मच, अगर आपका जो काला तिल रहेगा तो 1 चम्मच उसमें जीरा रहेगा, और फिर उसको पहले पानी में भिगो के रखना है, और उसके बाद उसको ऐसे पेस्ट बना के, और जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या फिर बाल झड़ रहे हैं तो वहाँ पे अप्लाई करना होता है, और वो 2 घंटे तक अप्लाई करके रख के, और फिर उसको सादा पानी से, मतलब सादा मतलब बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं, नॉर्मल जो पानी। हाँ, एनीवन प्लीज? यस। हम्म 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 हम्म
देखिए हमारे किचन में जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशली इंडियन, तो वो सब काम की हैं। धनिया जो है, धनिया भी, और जो काली मिर्च है, एक्चुअली जो लाल मिर्च है वो इंडिया की नहीं है ना, वो दूसरे देश की आई है। हमारे यहाँ पे जो मरीच बोलते हैं, जो काली मिर्च है, उसी का उपयोग किया जाता है। मतलब अभी आप बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, जो ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे लाल मिर्च का उपयोग ना करके केवल काली मिर्च का उपयोग किया जाता है उनके खाने में। तो वो उसको अग्नि दीपक बोला है। और दीपन और पाचन दोनों हैं, मतलब आम का पाचन भी करती है और दीपन भी है, तो उसका रहता है। और धनिया भी दोनों प्रकार का है ना, जैसे सौंठ और धनिया का पानी है तो वो आम पाचक होता है। हमारे यहाँ हम लोग पुनर्नवा में कोई भी पेशेंट जब आता है तो स्टार्टिंग में उनको सौंठ और धनिया का पानी देते हैं पीने को, ताकि जो उनका जो आम है वो निकल जाए। और जिनको पेशाब में जलन होती है या जिनके शरीर में अभी जो मौसम आ रहा है, पित्त प्रकृति है, हाथ से जलन रहता है, उनको जो हरे धनिए के लीव्स हैं रात में भिगो के रखना है और सुबह को उसको जो पानी है वो पीना है और उसके पत्ते चबाना है। ये धनिए का हो गया। और यस मैडम, सॉरी जी, नहीं देखिए इसमें जैसे लहसुन को आयुर्वेद में उग्र गंधा बोला है, मतलब बहुत उसका स्मेल काफ़ी तीक्ष्ण होता है। तो कभी भी जैसे लहसुन और प्याज जो है, अगर आप उनको 2 घंटे, अगर आपने शाम को उसको डालना है, आप 2 घंटे उनको आप भिगो के रखिए, है ना। प्याज को 2 घंटे रखेंगे तो वो थोड़ा सा बेकार हो जाएगा, लेकिन उसको अगर आप लहसुन को 2 घंटे पहले रखते हैं तो उसमें आपका टेस्ट आएगा। हम लोग जो खाते हैं ना, तो वो टेस्ट के लिए नहीं, उग्रगंधी के लिए नहीं खाते हैं, है ना। हमारे जो अंदर जो वायु बनती है, हम कोई भी खाना खाते हैं, जैसे अभी आचार्य जी का प्रश्न था जी, एक बार प्रश्न पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, कि अभी की जो नॉर्मल हमारे शरीर में अगर बीमारी होना क्या स्वाभाविक है, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता नहीं होता है कि वास्तव में ये हमारे खाने लायक है कि नहीं है ना, और सभी को नहीं मालूम होता है। तो और किस ऋतु में हम क्या खा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। जैसे डॉक्टर आखी ने बताया हित भुक, रित भुक और मित भुक। तो कुछ लोग जो रित भुक है उसका ऋतु से भी उसका अन्वय करते हैं कि कौन सी ऋतु में आपका किस तरह से भोजन होना चाहिए। अभी कभी कभी क्या होता है कि जैसे लहसुन है, थोड़ा उष्ण भी है और थोड़ा सा उष्ण है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर लहसुन खा रहे हैं तो वो फिर आपको एसिडिटी भी कर सकता है। तो लेकिन अगर आप भिगो के खा रहे हैं तो उसकी उष्णता थोड़ी कम होती है। तो जो बताया है संस्कार, आयुर्वेद में संस्कार मतलब कोई भी चीज़ जो गर्म है या ठंडी है या बहुत गुरु है, गुरु मतलब हैवी टू डाइजेस्ट है, तो उसको अलग अलग तरीके से बताया है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये इस तरह से उसको, जैसे अभी बताया कि जैसे मूंग है ना, मूंग भी 2 गुरु भी होती है और लघु भी होती है। लेकिन आप उसको अगर कच्चा खाएंगे तो फिर वो जो आजकल लोग स्पॉट्स बना के लेते हैं, या जो स्पोर्ट्समैन जो रहते हैं वो लोग कच्चा बॉईल करके ही खाते हैं, उसमें घी नहीं डालते हैं, तो वो फिर और ज़्यादा वायु को प्रकोपित करती है, क्योंकि रुक्ष हो जाती है तो वायु को प्रकोपित करेगी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं आचार्य जी की स्वाभाविक रूप से, जैसे श्लेष्म को बताया है ना, प्राकृतम तो श्लेष्म बलम। अगर आपका प्राकृत कफ है तो वो आपको ओज बोला है, और अगर वो थोड़ा सा गड़बड़ है तो फिर वो रोग करता है, प्राकृत जो आपका कफ है वो। तो जैसे पित्त है ना, आजकल आप देखिए हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी बहुत ज़्यादा है। तो हाइपोथायराइडिज्म में आयुर्वेद में उसको अग्नि मांदे करके बोला है कि जो भी आपको सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म में मिल रहे हैं वही आयुर्वेद में अग्नि मांद में सारे सिम्टम्स मिलते हैं। तो केवल कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपका एपेटाइट को स्टिमुलेट करें या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाली चीज़ें हैं, सौंठ, धनिया, ये सारी चीज़ें आपके किचन में हैं। वो उनको कैसे यूज़ करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप उसको डालना चाहिए। कुछ लोग सब्जी में ये या दाल बनाएंगे, राई नहीं डालते हैं, जीरा भी नहीं डालते हैं, डायरेक्ट किया, थोड़ा घी लिया और वो डाल दिया। या लोग ज़्यादातर टमाटर खाना पसंद करते हैं क्योंकि ग्रेवी बनती है ना उससे, तो वो फिर और ज़्यादा वायु करता है।
तो ये ऐसा खान पान से वो पेट में जाके थोड़ा सा वो मल बनता है, मल के रूप में ही वहीं पे आम की उत्पत्ति होती है। और यत्र आम वैशंते व्याधिस्तत्रोप भविष्यति, तो जहाँ आम रहेगा वहाँ पे तो बीमारी होना ये तो संभव है ही। तो इस तरह से बीमारी होती है। जी जी। ये इसको अगर आपको थोड़ा गैस की समस्या रहती है, या आपको लग रहा है कि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट अपना टाइम से किया लेकिन दोपहर का मेरा खाने का टाइम हो गया, अभी तक भूख नहीं लगी है, पेट भारी भारी सा लग रहा है, ब्लॉटिंग लग रहा है या बफ्स जैसा आ रहा है, उस टाइम पे आपने 2 चम्मच आपको जो धनिया होगा और 1 चम्मच जो सौंठ है, ये इसका रेशो रहता है 1 लीटर पानी में। इसको बॉईल करके रख लेना है, और जब भी आप पियेंगे तो ऐसी चीज़ें को सिप सिप करके पीना है ना, एक बार में फिर आधा लीटर पानी। हाँ, उसको बॉईल करके रखना है, और उसको आप अपना जब भी आपको टाइम मिले तब आप उसको पी सकते हैं। यस बिल्कुल। जी जी। नहीं नहीं बिल्कुल। हाँ जी, देखिए अगर ये देखा जाए कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये सब कफ, आयुर्वेद में बताया कि कफ से जब आम बनता है और आम वहाँ पे जाके स्टिक होने लगता है, और इसका एक कारण अगर आप एलोपैथ में जो है तो डायबिटिक और आपका कोलेस्ट्रॉल एक दूसरे से ऐसे समान्वित होते हैं। तो वहाँ पे हरिद्रा ये आपको, और उसके साथ आपका ये विजया, मैंने विजय बताया था, विजय, और एक विजय आता है, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, बीओ। नहीं तो फिर हरिद्रा जो है वो त्रिफला के साथ भी यूज़ किया जाता है, जो या तो ये हरड़े के साथ, जो हरड़े का चूर्ण है और हरिद्रा का चूर्ण है, और एक दारू हल्दी आती है, उसी की एक वैरायटी रहती है। तो इनका लेने से क्योंकि ये इसका जो गुण है ना, एक तो उष्ण है, तो उष्ण गुण होने से क्या होता है, आपका जो आम है, मतलब आपका जो ल्यूमन में यहाँ पे चिपकने लगता है, तो वहाँ से स्क्रैपिंग करता है, मतलब लेखनीय गुण होता है, स्क्रैपिंग करके निकालता है कोलेस्ट्रॉल। किसका? नहीं, हरड़े तो आपको बाहर मिल जाएगा ना, हरड़े का जो फल रहता है। हम्म। हरड़े, दारू हल्दी, आई। यस, लहसुन की मात्रा, लहसुन की जो अगर पेस्ट में लेते हैं तो वो 3 से 6 ग्राम है, और अगर आप उसका जूस फॉर्म में लेते हैं तो 2 से 4 ml में लेना है, एक बार का जो डोज रहता है उसका। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रकृति कैसी है, अगर आपको ज़्यादा मतलब कभी कभी आप ले सकते हो कच्चा, लेकिन वो कच्चा वैसा भी नहीं, डायरेक्ट ऐसे कच्चा नहीं, जब जैसे अभी मैंने बताया कि उसको थोड़ा सा फांट बनाना, मतलब बॉयल, मतलब नॉर्मल पानी में भिगो के तब वैसे लेना है, नहीं तो वो थोड़ा उष्ण होता है, तो थोड़ा वैसा है, वैसा भी आप ले सकते हैं। लेकिन जब भी आपको सब्जी में डालना है तो आप वैसे ही उसको, उसका छिलका निकाल के आप पानी में भिगो के रखें, फिर आप उसको यूज़ करें। अगर आपने कच्चा भी खाना है तो उसको भिगो के रखें, फिर आप उसको चबा के खा सकते हैं।
लेकिन आजकल क्या होता है ना कि अगर आप घर में अगर बाहर भी जा रहे हैं तो इसकी गंध इतनी तीक्ष्ण होती है कि आप खा के फिर बाहर नहीं जा सकते। तो उसका एक ये इसमें लोग अपना अपना करते रहते हैं कि अगर स्मेल ना आए तो क्या कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये ऐसे आप कर सकते हैं। यस मैडम। जी जी। हम्म 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 हम्म। नहीं, आपको क्या समस्या रहती है? पित्त मतलब आपका हाथ पैरों में जलन होता है या पेशाब में? हाँ। ओके। हम्म। हम्म। ओके। तो आपकी प्रकृति पित्तज आपको लगता है आपकी? ओके। नहीं देखिए, जिनकी प्राकृत प्रकृति होती है, केवल एक बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको एक स्पेसिक उनकी प्रकृति होती है, केवल वातज है क्या, केवल पित्तज है या ओनली उनका कफज है। उसमें अंश अंश होता है कि किसी की जैसे आप बता रहे हैं कि पित्त प्रकृति है और आपको कफ ज़्यादा बनता है, तो उसका अंश हो सकता है। कफ की प्रकृति है और पित्त का दोष है, तो और आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहता है। ओके, और आपको ये पेट भी साफ होता है? हाँ। ओके। तो आप इसका अभी जो है वो सौंफ, धनिया और जीरा है ना, इसका आप एक अलग से चूर्ण बना सकते हैं। इसका जो रेशो है मैं बोलता हूँ, सौंफ रहेगा आपका 16 चम्मच। आप 16 चम्मच जो सौंफ होता है, उसके बाद जो जीरा होगा वो 8 चम्मच रहेगा, और उसके बाद आपका हाँ, धनिया, धनिया ये सूखा वाला, वो 4 चम्मच रहेगा, और आधा चम्मच आपका हींग रहेगा, और इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करना है। अगर आपका ये प्रकृति कफज है या आपका प्रकृति पित्तज है, तो उसमें ये तो आपने किया, ये अभी इसमें रहता है कि सेंधा नमक आपको अपनी जब भी आप लेंगे, ये आपने पहले रोस्ट किया और मिक्सी में इसको पीस के आपने अपने पास इसका चूर्ण बना के रखा। ये कोई भी ये त्रिदोष शामक इसको ऐसे बोलते हैं। ये केवल होम रेमेडी है, कोई एक ऐसा दवाई नहीं है कि इससे वो चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन पूरा डाइजेशन के लिए, और मतलब त्रिदोष शामक है, इसमें सौंफ है, जीरा है, और आपका धनिया है, और हींग है। तो ये त्रिदोष शामक हो गया। इसको आप ऐसा रोस्ट करके और मिक्सी में पीस के चूर्ण आप ले सकते हैं, मतलब चूर्ण बना के, और 1 चम्मच आप चूर्ण ले सकते हैं इसका। जी, खाली पेट में। जी, सेंधा नमक आपका उसमें मिक्स नहीं करना है। जब भी आप चूर्ण लेंगे, आपको वो इसमें भी दो चीज़ रहती हैं। जिनका पित्त ज़्यादा रहता है वो लोग मिश्री मिला के लेते हैं। मिश्री मतलब वो वैसा वाला, हाँ। और जिनको ज़्यादा कफ रहता है, जैसे जिनका गले में है, तो वो लोग सेंधा नमक मिला सकते हैं। पूरे चूर्ण में मिक्स करके नहीं रखना है उसको। आधा चम्मच, हाँ। आधा चम्मच मतलब उसकी, हाँ, उसका आधा चम्मच रहेगा फिर। यस। कच्चा प्याज जो है वो वायु बढ़ाता है। नहीं, आपके लिए तो बिल्कुल नहीं। सलाद के रूप में तो देखिए, एक ये सिद्धांत है कि आयुर्वेद ने ऐसा बताया है कि जो भी आप भोजन करते हैं उसका जितना कम पाक होगा उतना अच्छा होता है। मतलब हम लोग जो फ्रूट्स है उसको सबसे अच्छा मानते हैं, बेस्ट, मतलब अच्छी। तो उसका केवल एक पाक होता है, वो सूर्य की किरणों से उसका पाक होता है, इसलिए उसको बेस्ट बताया है। या जो सब्जियां हैं उनका दो पाक होते हैं, मतलब पहला पाक सूर्य से होता है, दूसरा पाक उनका अग्नि पे होता है, और तीसरा पाक पेट में होता है। तो वो भी ठीक माना जाता है। लेकिन जिनको पुनः पुनः ऐसे पाक किया जाता है, तो उनका जो एक तो उनका जो गुण है वो चेंज हो उनका संस्कार चेंज हो जाते हैं। तो जैसे आप ये अब बता रहे हैं, आप प्याज का पूछे ना,
तो प्याज को आप ले सकते हैं, लेकिन डेली तो नहीं ले सकते हैं, कभी कभी तो ले सकते हैं। हाँ, भून के तो आप एक्चुअली उनको भून के ही लेना चाहिए इस। हाँ, क्योंकि वायुवर्धक जो वात को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको तेल या घी में भून के ही यूज़ करना चाहिए जी। ये तो सब ले सकते हैं हाँ, क्योंकि जहाँ पे त्रिदोष शामक आ जाता है, जो तीनों दोषों को शांत करता है, वो सबके लिए अच्छा होता है। इतना ही कहकर आज का प्रोग्राम यहीं पे संपन्न करते हैं। धन्यवाद। तो जैसे डॉक्टर मोनू ने कहा कि आहार ही हमारा औषध है, तो हम ऐसा आहार लें कि बाहर से दूसरे औषध की आवश्यकता न पड़े। तो आज का हम कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हैं और कल 10:30 बजे हम मिलेंगे। मर्म चिकित्सा, एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स हैं हमारे शरीर में, तो क्योंकि इस शिविर का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है सेल्फ रिलायंस थ्रू सेल्फ हेल्थ रिलायंस, कि आत्मनिर्भर होना अपने चिकित्सा के माध्यम से। तो ऐसे एक्यूप्रेशर, या हम आयुर्वेद में जो एक्यूप्रेशर का इक्विवेलेंट है मर्म चिकित्सा, उसके बारे में बात करेंगे, जो हम खुद घर पे कर सकते हैं। तो 10:30 बजे सुबह हम प्रारंभ करेंगे और पुनर्नवा में जो हमारा पंचकर्म केंद्र है वहाँ पर होगा। इसके बाद पहले कुछ प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकली आप पंचकर्म मर्म चिकित्सा ले सकते हैं। तो हमारे जो थेरेपिस्ट हैं वो आपको, और आप खुद भी करके आपको समझ आएगा, तो वो होगा। और उसके बाद अगर आप और कोई नेचुरोपैथी या मसाज ट्रीटमेंट्स लेना चाहें, शिरोधारा मसाज अलग अलग प्रकार के, तो वो भी तब आप पहले से उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा, या फिर 3 से 5 में भी। तो आप मुझे फ़ोन के द्वारा या अभी संपर्क कर सकते हैं उसके लिए। तो जैसे आपको आज मैसेज भेजा गया, तो ये मैसेज भेजा जाएगा, तो उसको आप अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं, और फिर कल सुबह 10:30 बजे पुनर्नवा में मिलेंगे।